Earthmark, your path to economic success. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अर्थमार्क के प्लेटफॉर्म पर। आज हम लेकर आए हैं लेक्चर 14 गवर्नमेंट इंटरवेंशन और प्राइस कंट्रोल। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था मार्केट इक्विलिब्रियम, जहां प्राइस और इक्विलिब्रियम का बैलेंस डिमांड और सप्लाई के इंटरसेक्शन पॉइंट पर डिसाइड होता है। ये इक्विलिब्रियम कुछ अजम्पशन पे बेस्ड होते हैं, जिसमें से एक इंपॉर्टेंट अजम्पशन है नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, गवर्नमेंट का मार्केट में कोई इंटरफेयर नहीं होता। और इसी इक्विलिब्रियम पॉइंट पर जो टोटल वेलफेयर या टोटल सरप्लस होता है मार्केट में, वो मैक्सिमम होता है। लेकिन आज हम देखेंगे कि जब सरकार मार्केट में इंटरफेयर करती है, जैसे कि प्राइस सीलिंग और प्राइस कंट्रोल, प्राइस फ्लोर लगाकर, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है कंज्यूमर और प्रोड्यूसर सरप्लस पर। क्या मार्केट एफिशिएंट रहता है या होती है डेड लॉस। ये सब समझेंगे इस डिटेल्ड लेक्चर में, डायग्राम और रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ। तो दोस्तों, बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा, अगर मार्केट में गवर्नमेंट इंटरवेंशन इंटरफेयर ना हो तो प्राइस और क्वांटिटी का इक्विलिब्रियम डिमांड और सप्लाई का इंटरसेक्शन पॉइंट पर होता है कुछ इस तरह। ये आपका डिमांड है, यहाँ सप्लाई है, इस इंटरसेक्शन पॉइंट पे आपका मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट पे है। और इसमें एक अजम्पशन हम लेकर चलते हैं कि मार्केट में गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर रही, लेकिन रियल लाइफ में गवर्नमेंट कई बार मार्केट के आउटकम्स को कंट्रोल करती है। ये कंट्रोल दो तरह के होते हैं। पहला आपका डायरेक्ट इंटरवेंशन, जैसे कि प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोरिंग, और दूसरा आपका इनडायरेक्ट इंटरवेंशन, जैसे टैक्स लगाना या सब्सिडी देना। आज की क्लास का हमारा फोकस रहेगा डायरेक्ट इंटरवेंशन पे, जो कि है प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोरिंग। प्राइस सीलिंग प्राइस सीलिंग एक ऐसा मैक्सिमम प्राइस होता है जो सरकार किसी इसेंशियल गुड के लिए फिक्स करती है, जिसके ऊपर कोई भी सेलर माल नहीं बेच सकता। Price selling is a legal maximum price that governments allow seller to charge for given goods or services. ये लीगल मैक्सिमम प्राइस है प्राइस सेलिंग, जो गवर्नमेंट तय करती है गुड्स और सर्विसेज के, जो नॉर्मली जनरली आपके एसेंशियल गुड्स होते हैं। और इस प्राइस सीलिंग के ऊपर सेलर अपने गुड्स सेल नहीं कर सकता मार्केट के अंदर। प्राइस सीलिंग टिपिकली इम्पोज ऑन इसेंशियल गुड्स, जरूरी वस्तुओं पर प्राइस सीलिंग इम्पोज किया जाता है, जैसे कि दाल, आटा, चावल, हाउस रेंट एक्सेट्रा। ये प्राइस सीलिंग हेल्प करता है इंश्योर करने में कि कंज्यूमर को जो ज़रूरतों की चीज़ें हैं, एसेंशियल गुड्स हैं, उनको अफोर्डेबल प्राइस में मिले। बाइंडिंग और इफेक्टिव प्राइस सीलिंग, जैसा कि हमने अभी तक देखा कि प्राइस सीलिंग आपका लीगल मैक्सिमम प्राइस होता है जो गवर्नमेंट तय करती है। प्राइस सीलिंग आपका इफेक्टिव या बाइंडिंग तब होगा जब ये इक्विलिब्रियम प्राइस के नीचे सेट किया जाएगा। क्या कहा हमने कि प्राइस सीलिंग इफेक्टिव और बाइंडिंग तब होगा जब प्राइस सीलिंग आपका इक्विलिब्रियम प्राइस के नीचे सेट किया जाएगा। फॉर एग्जांपल, ये आपका डिमांड है, ये आपका सप्लाई है। इस पॉइंट पे आपका इंटरसेक्शन पॉइंट है डिमांड सप्लाई का, ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट हुआ। ये पी स्टार आपका इक्विलिब्रियम प्राइस है, क्यू स्टार आपका इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। गवर्नमेंट प्राइस सीलिंग लगा रही है, वो तब जाके इफेक्टिव होगा मार्केट में जब वो प्राइस सीलिंग इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे सेट किया गया हो। एक बाइंडिंग प्राइस सीलिंग और एक इफेक्टिव प्राइस सीलिंग मार्केट में एक्सेस डिमांड या शॉर्टेज सप्लाई क्रिएट करता है। देखिए कैसे। बाइंडिंग प्राइस सीलिंग आपका इक्विलिब्रियम प्राइस के नीचे सेट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एट प्राइस पी, सप्लाई आपकी Q1 है, डिमांड आपकी Q2 है। सो एट प्राइस पी, इफेक्टिव प्राइस सीलिंग, डिमांड आपकी जो है वो जा रहा है सप्लाई से। इट मीन्स यहाँ पे एक्सेस डिमांड है या फिर शॉर्टेज ऑफ सप्लाई है। जब भी प्राइस सीलिंग आपका बाइंडिंग होता है, वो मार्केट में शॉर्टेज क्रिएट करता है या एक्सेस डिमांड क्रिएट करता है, जिसके कारण जो क्वांटिटी ट्रेड हो रही है मार्केट के अंदर, वो कम होती है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी से। ये बात ध्यान समझिएगा। जब प्राइस सीलिंग मार्केट में नहीं था, तब मार्केट में ट्रेड हो रहा था एट प्राइस पी स्टार, दैट इज इक्विलिब्रियम प्राइस, और क्वांटिटी कितनी ट्रेड हो रही थी, क्यू स्टार, दैट इज इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। जैसे ही प्राइस सीलिंग लगा मार्केट के अंदर पी पे, क्वांटिटी सप्लाई Q1 है, क्वांटिटी डिमांडेड Q2 है। सिंस आपका यहाँ पे सप्लाई जो है, जितना सप्लाई होगा उतना ही ट्रेड होगा मार्केट के अंदर,
तो एट प्राइस पी जित क्वांटिटी सप्लाइड जो है डेट इज Q1 विच इज लेस देन Q स्टार इक्वल क्वांटिटी से कम है, इट मीन्स प्राइस सीलिंग के केस में जो क्वांटिटी ट्रेड होगी मार्केट के अंदर वो इक्वल क्वांटिटी से कम होगी। ये था आपका बाइंडिंग प्राइस सीलिंग का केस। बाइंडिंग प्राइस सीलिंग आपका तब होगा जब मार्केट में प्राइस सीलिंग आपका इक्वल पॉइंट से नीचे सेट किया जाएगा, इक्वल प्राइस से नीचे सेट किया जाएगा। और बाइंडिंग प्राइस सीलिंग आपका मार्केट में शॉर्टेज या एक्स्ट्रा डिमांड क्रिएट करता है और साथ ही साथ जो क्वांटिटी ट्रेड हो रही है मार्केट के अंदर एट प्राइस सीलिंग इफेक्टिव प्राइस सीलिंग प्राइस पे वो लेस देन होती है इक्वल क्वांटिटी से। नेक्स्ट आपका है नॉन बाइंडिंग प्राइस सीलिंग। अभी तक हमने देखा कि प्राइस सीलिंग आपका बाइंडिंग या इफेक्टिव तब होगा जब ये आपका इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे सेट किया जाएगा। वही दूसरी तरफ अगर प्राइस सीलिंग आपका इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर सेट कर दिया जाए तो उस केस में आपका प्राइस सीलिंग इनफेक्टिव होता है या नॉन बाइंडिंग होता है। सो प्राइस सीलिंग नॉन बाइंडिंग और इनफेक्टिव व्हेन इट इज सेट अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसी ग्राफ पे ध्यान दीजिए। पॉइंट ई आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है, पॉइंट पी इज अ इक्विलिब्रियम प्राइस, क्यू इज अ इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अगर प्राइस सीलिंग P1 पे सेट कर दिया जाए दैट इज अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस, तो उस केस में क्या हो रहा है, डिमांड आपकी Q1 है, सप्लाई आपकी Q2 है। तो क्या हुआ, जब प्राइस सीलिंग आपका इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर है तो आपकी सप्लाई जा रहा है डिमांड से। सिंस ये आपका लीगल मैक्सिमम प्राइस है, इससे ऊपर आप प्राइस चार्ज नहीं कर सकते प्राइस सीलिंग के अकॉर्डिंग। तो इस केस में क्या हो रहा है, सप्लाई ज़्यादा है डिमांड से, आप P1 से ज़्यादा प्राइस चार्ज नहीं कर सकते। तो क्या होगा, यहाँ पे एक्सेस सप्लाई क्रिएट हो गया मार्केट के अंदर, सप्लाई ज़्यादा है डिमांड से, तो यहाँ पे एक्सेस सप्लाई क्रिएट हो गया। ऐसे केस में मार्केट होता है वो अपने आप ही एडजस्ट हो जाता है। कैसे होता है यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे एक्सेस सप्लाई है एट प्राइस P1। अब सेलर को अपने प्राइस कम करने पड़ेंगे, डेट इज अ मैक्सिमम प्राइस, इससे ऊपर प्राइस वो चार्ज नहीं कर सकता, उससे नीचे वो बेच सकता है। सो सिंस एट प्राइस P1 एक्सेस सप्लाई है, सेलर्स को अपने प्राइस कम करने पड़ेंगे ताकि वो बॉयर्स को अट्रैक्ट कर सके। इस वजह से क्या होगा, मार्केट में प्राइस अपना कम होता रहेगा। जैसे जैसे मार्केट में प्राइस आपका कम होगा डिमांड आपकी बढ़ेगी, सप्लाई आपकी कम होती रहेगी। ये आपका प्रोसेस चलता रहेगा जब तक आप डिमांड इक्वल टू सप्लाई इस पॉइंट पे आप ना आ जाए। तो इसी वजह से हम इसको प्राइस सीलिंग इनफेक्टिव बोलते हैं, जब प्राइस सीलिंग आपका इक्वल प्राइस से ऊपर सेट कर दिया जाता है, क्योंकि उस केस में एक्सेस सप्लाई क्रिएट होता है मार्केट में और मार्केट फोर्सेस के वजह से मार्केट अपना इक्वल पॉइंट अचीव कर लेती है। तो ये था पूरा इसका प्रोसेस। और ये इनफेक्टिव क्यों है, क्योंकि ये मार्केट में ना शॉर्टेज आ रहा है ना सरप्लस आ रहा है, वो मार्केट फोर्सेस आपका इस तरह से वर्क कर रही है जिससे वो इक्वल पॉइंट पे अपना वापस आ जा रहा है। अभी तक हमने देखा कि प्राइस सीलिंग आपका इफेक्टिव तब होता है जब वो इक्वल प्राइस से नीचे सेट किया जाए, और हमेशा इफेक्टिव प्राइस सीलिंग या बाइंडिंग प्राइस सीलिंग आपका मार्केट में एक्सेस डिमांड या शॉर्टेज क्रिएट करता है। जैसे कि ये आपने यहाँ पे देखा, ये दोबारा बना लेते हैं ग्राफ। ये आपका इक्वल प्राइस था P स्टार Q स्टार, ये आपका प्राइस सीलिंग यहाँ पे सेट किया गया। इस पॉइंट पे आपका सप्लाई है Q1, डिमांड है Q2। सिंस एट प्राइस P1 डिमांड जो है लेस देन है, डिमांड जो है ग्रेटर देन है सप्लाई से, इट मीन्स यहाँ पे एक्सेस डिमांड है और शॉर्टेज है सप्लाई की। एट प्राइस P जब आपका प्राइस सीलिंग इफेक्टिव है, और हम कह सकते हैं जब प्राइस सीलिंग आपका इक्वल पॉइंट से नीचे सेट किया गया हो। तो अभी तक देखा आपने कि इफेक्टिव प्राइस सीलिंग मार्केट में शॉर्टेज क्रिएट करता है या एक्सेस डिमांड क्रिएट करता है। तो इस चीज़ को हैंडल करने के लिए गवर्नमेंट को स्टेप्स उठाती है। पहला आपका है राशनिंग। आप लोगों को मालूम है कि प्राइस सीलिंग आपका जनरली इसेंशियल गुड्स के केस में लगाया जाता है। जैसे जो वस्तुएं लोगों के लिए ज़रूरत है उन लोगों उस वस्तुओं पर प्राइस सीलिंग लगाया जाता है, जैसे दाल, आटा, चावल, मेडिसिन, हाउस रेंट एक्सेट्रा। तो जब भी आपका प्राइसिंग इफेक्टिव है उसके अंदर शॉर्टेज क्रिएट हो रहा है, और उसको हैंडल करने के लिए गवर्नमेंट कुछ स्टेप्स फॉलो करती है, कुछ स्टेप्स उठाती है। पहला जिसमें है राशनिंग। इसमें क्या होता है कि हर फैमिली को लिमिटेड क्वांटिटी मिलती है
जो उस पर्टिकुलर प्राइस पे वो प्राइस लिंक प्राइस पे वो बाय कर सकता है। यहाँ पर देख सकते हैं एट प्राइस P1 डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है, हर फैमिली को एक लिमिटेड अमाउंट वो उस इफेक्टिव प्राइस पे बाय कर सकती है, उतना वो लिमिट लगा लेती है कि हर फैमिली इतना ही अमाउंट इस प्राइस पे खरीद सकती है। जैसे कि आप देखा होगा, जो PDS सिस्टम में होता है कि राशन मिलता है लोगों को कम प्राइस पे, लेकिन वहाँ पे क्वांटिटी फिक्स होती है कि आप इतनी क्वांटिटी आप ले सकते हैं PDS सिस्टम के थ्रू। कम फर्स्ट सर्व बेसिस, इस केस में क्या होता है कि जो जल्दी आता है वस्तुएं खरीदने, उसे वो वस्तुएं कम दाम पे मिल जाती है। इन दिस मेथड buyers who are willing to come early and wait in queue receive the good first, thus who come late or unwilling to wait may not get commodity। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस का मतलब है कि जो लोग जल्दी आते हैं उनको सब वस्तुएं कम दाम में पहले मिल जाती है, जो नहीं आते हैं, जो लेट आते हैं, उनको वस्तुएं कम दाम पे नहीं मिलती। अगला आपका है सेलर्स पर्सनल बाइस। कभी कभी दुकानदार भी अपने जान पहचान वाले लोगों को प्रेफरेंस दे देता है कम दाम पे वस्तुएं देने के लिए। तो इस तरह से आपके जो शॉर्टेज जो मार्केट में क्रिएट होता है उसको टैकल किया जाता है पैरा राशनिंग। इसमें आपको लिमिट लगा दिया जाता है कि आप कम प्राइस पे हर फैमिली इतनी क्वांटिटी परचेज कर पाएगी। दूसरा आपका है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। इस केस में जो लोग पहले आते हैं कम दाम पे वस्तु खरीदने, उनको वस्तु मिल जाती है, जो नहीं आते हैं, जो लेट आते हैं, उनको नहीं मिलती। तीसरा आपका सेलर्स पर्सनल बायस। इस केस में सेलर ही चूज करता है कि वो अपने गुड्स को कम दाम पे किसको देना चाहता है। इफेक्ट ऑफ प्राइस सीलिंग, तो प्राइस सीलिंग आपका इफेक्टिव है जब ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट से नीचे सेट किया जा रहा है। जब भी आपका प्राइस सीलिंग इक्विलिब्रियम पॉइंट से नीचे सेट किया जाता है तो मार्केट में शॉर्टेज और एक्सेस डिमांड की सिचुएशन देखने को मिलती है। इससे इफेक्ट क्या पड़ता है वो हम देखने वाले हैं। पहला आपका है प्रोटेक्ट कंज्यूमर इंटरेस्ट। प्राइस सीलिंग जब भी लगाया जाता है उसके में शॉर्टेज क्रिएट हो रही है और एक्सेस डिमांड की सिचुएशन देखने को मिल रही है। अगर हम प्राइस सीलिंग लगा रहे हैं विद प्रॉपर राशनिंग की लिमिट लगा रहे, हर फैमिली कितना बाय करेगी कम दाम पे, उस केस में ये कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम पर इंडियन गवर्नमेंट ने प्राइसिंग लगा दी थी फेस मास्क के ऊपर। तो फेस मास्क जो आपका इसेंशियल गुड था उस टाइम पे कोविड-19 पैंडेमिक के दौर पे, तो उसके प्राइस मार्केट में भागे जा रहे थे, बहुत ज़्यादा देखने को मिले थे। उस केस में गवर्नमेंट ने प्राइस सीलिंग आई थी कि इस फेस मास्क का प्राइस इस पर्टिकुलर प्राइस से ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते। इसी प्रकार सैनिटाइजर के भी केस में देखा गया था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, प्राइसिंग लगा के गवर्नमेंट ने कंज्यूमर का इंटरेस्ट जो है वो प्रोटेक्ट किया। तो ये आपका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है, पॉजिटिव इफेक्ट है ये प्राइस सीलिंग का। अगला इफेक्ट है एमर्जेंस ऑफ ब्लैक मार्केट। इफेक्टिव प्राइस सीलिंग आपका ब्लैक मार्केट को भी जन्म देता है। ब्लैक मार्केट मतलब क्या हुआ, जो प्राइस तय किया गया है आप उस प्राइस पे ना बेचकर उससे हायर प्राइस पे हम गुड्स को मार्केट में बेच रहे हैं, ब्लैक मार्केट बेच रहे हैं, दैट्स कॉल्ड ब्लैक मार्केट। ब्लैक मार्केट अराइजेज व्हेन गुड्स आर सोल्ड एट हायर प्राइस देन द मैक्सिमम लीगल प्राइस सेट बाय द गवर्नमेंट। जितना गवर्नमेंट प्राइस सेट किया है मैक्सिमम, अगर उससे आप हायर प्राइस पे गुड्स बेच रहे हैं तो उस केस में हम बोलते हैं ब्लैक मार्केट का जन्म हुआ है। तो इफेक्टिव प्राइस सीलिंग आपका ब्लैक मार्केट को भी जन्म देता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इफेक्टिव प्राइस सीलिंग के केस में आपको एक्सेस डिमांड देखने को मिलता है या शॉर्टेज ऑफ सप्लाई देखने को मिलती है। एक्सेस डिमांड है, लोग ज़्यादा खरीदने के लिए, लेकिन वस्तुएं कम है बेचने के लिए एट पर्टिकुलर इफेक्टिव प्राइस सीलिंग पॉइंट प्राइस पे। तो उस केस में डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो बायर्स होते हैं वो जो प्राइस सेट किया गया मार्केट में गवर्नमेंट द्वारा प्राइस सीलिंग के द्वारा उससे ज़्यादा पे करने रेडी होते हैं गुड्स पाने के लिए। तो इसी वजह से क्या होता है कि सेलर्स अपने गुड्स जो है वो हाई प्राइस पे सेल कर देते हैं, अगर ये वहाँ पे प्रॉपर आपकी निगरानी ना हो गवर्नमेंट की। तो इस वजह से यहाँ पे ब्लैक मार्केट का जन्म देखने को मिलता है। ये आपका नेगेटिव इफेक्ट में आ जाता है प्राइस सीलिंग के, नेगेटिव इफेक्ट में। अगला है रिसोर्स ट्रांसफर। Price ceiling and rationing allow government to shift resources from less important use to a more critical और needy areas। जैसे कि आपको पता है कि प्राइस सीलिंग आपका नॉर्मली या जनरली इसेंशियल गुड्स के केस में देखने को मिलता है। तो जब भी प्राइस सीलिंग लगाया जाता है तो उस केस में अगर राशनिंग भी इम्प्लीमेंट किया गया प्राइस सीलिंग के साथ साथ, तो गवर्नमेंट क्या करती है,
रिसोर्सिस को शिफ्ट कर देती है, प्रायोरिटी एरियाज में डाइवर्ट करती है। फॉर एग्जांपल, प्राइस सीलिंग लगा, ये आपका लिक्विड प्राइस है पी स्टार क्यू स्टार एस डी, ये आपका प्राइस सीलिंग लग गया P1 पे, ये आपका Q1 सप्लाइड है, ये Q2 आपका डिमांड है। इतना आपका क्या है, शॉर्टेज हो रहा है। लेट्स हम वीट मार्केट की बात कर रहे हैं, तो वीट मार्केट में प्राइस सीलिंग, प्राइस पे शॉर्टेज देखने को मिल रहा है वीट का, तो गवर्नमेंट ने क्या करेगी, राशन शॉप का यूज़ करके वीट की सप्लाई जो है वो लग्जरी गुड्स, लग्जरी फूड्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो है उनसे डाइवर्ट करके वो पीडीएस सिस्टम में लगा देगी, ताकि पुअर हाउस होल्ड्स को सस्ते दाम पे गेहूं मिल सके। समझने की कोशिश कीजिएगा, गवर्नमेंट प्राइसिंग लगाया वीट के ऊपर, प्राइसिंग लगाने से वीट का तो शॉर्टेज हो गया मार्केट के अंदर एट इफेक्टिव प्राइसिंग प्राइस पे। अब गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट इंश्योर करेगी कि वीट को आप जो लग्जरी फूड मैन्युफैक्चरर्स है, दैट इज जो बिस्किट बना रहे हैं, जो वीट का यूज़ करके और अन्य वस्तुएं बना रहे हैं, आप वहाँ से वीट की सप्लाई कम करके आप वीट की सप्लाई पीडीएस सिस्टम के थ्रू में डाल देंगे, जिसके कारण पूरा हाउस होल्ड को कम दाम पे वीट मिल सके। तो इसी को बोलते हैं रिसोर्स ट्रांसफर। रिसोर्स ट्रांसफर केस में गवर्नमेंट रिसोर्सेज का शिफ्ट कर देती है फ्रॉम लेस इंपॉर्टेंट यूज टू मोर क्रिटिकल और नीडी एरियाज। यहाँ पर लेस इंपॉर्टेंट यूज क्या हो गया, वीट का बिस्किट बनाना, और मोर क्रिटिकल और नीडी एरिया क्या हो गया, पीडीएस सिस्टम के थ्रू वीट का गरीब लोगों तक कम दाम पे पहुंचाना। तो रिसोर्स ट्रांसफर का भी यहाँ पे देखा जाता है, ये भी इफेक्ट में इसके आ जाता है। अगला आपका है एप्लीकेशन प्राइस सीलिंग। प्राइस सीलिंग का जो प्राइम एग्जांपल जो है वो है रेंट कंट्रोल। ये रियल वर्ल्ड एग्जांपल है इसका, प्राइस सीलिंग का, रेंट कंट्रोल। इसमें क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ प्राइस सीलिंग वेयर द गवर्नमेंट फिक्स द मैक्सिमम रेंट दैट हाउस होल्ड कैन चार्ज। हाउस होल्ड, लैंडलॉर्ड, मकान मालिक अपने रेंटेड फ्लैट का कितना मैक्सिमम रेंट चार्ज कर सकता है, जब उसको फिक्स कर दिया जाए उसको हम बोलते हैं रेंट कंट्रोल। और ये प्राइस सीलिंग का टाइप है। इसके अंदर जो आपका इक्विपमेंट रेंट जो होता है, जो डिमांड सप्लाई के थ्रू निकल के आता है, उससे कम रेंट आपका गवर्नमेंट सेट कर देती है लैंडलॉर्ड के लिए, इसी को बोलते हैं हम रेंट कंट्रोल। इसका एम क्या होता है, इसका एम होता है कि हाउसिंग को अफोर्डेबल बनाया जाए, स्पेशली इन अर्बन एरियाज। अब रेंट कंट्रोल का इम्पैक्ट दोनों केस में पड़ता है, शॉर्ट रन केस में पड़ता है, आपका लॉन्ग रन केस में भी पड़ता है। शॉर्ट रन केस में सिंस आपका सप्लाई जो है रेंटेड फ्लैट का वो आपका फिक्स है, शॉर्ट रन के केस में जो आपका हाउसेज है जो अवेलेबल है रेंट पर्पस के लिए वो आपके फिक्स है, डिमांड आपका भाई डाउनवर्ड स्लोपिंग है, तो आपका सप्लाई यहाँ पे फिक्स है रेंटेड फ्लैट का, रेंटेड हाउसेज का। इन शॉर्ट रन डिमांड आपकी वही डाउन स्लोपिंग है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यहाँ पे आपका रेंट हो गया वाई एक्सिस पे, एक्सेस से आपका क्वांटिटी ऑफ हाउस हो गया। तो ये आपका इक्विवेलेंट पॉइंट हुआ शॉर्ट रन केस में। आर सिंस आप प्राइस सीलिंग लगा, रेंट कंट्रोल लगा, तो आपका जो रेंट मैक्सिमम जो रेंट होगा तो जो लैंडलॉर्ड चार्ज कर सकता है अपने टेनेंट से वो इससे कम होगा। लेट्स से इसने R1 गवर्नमेंट सेट कर दिया, तो इस केस में क्या देखने को मिल रहा है, क्वांटिटी आपकी भाई कांस्टेंट है, सप्लाई जो है आपकी कांस्टेंट है रेंटेड फ्लैट की, बढ़िया इस पॉइंट पे सप्लाई आपकी, डिमांड आपकी ज़्यादा है, सो यहाँ पे शॉर्टेज देखने को मिल रहा है। सो इन शॉर्ट रन रेंट कंट्रोल जो है वो शॉर्टेज क्रिएट करता है, दैट अ डिफरेंस बिटवीन डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ रेंटेड एट रेंटेड फ्लैट एट प्राइस सीलिंग प्राइस एंड द क्वांटिटी सप्लाई एट प्राइस सीलिंग प्राइस। सो बेसिकली यहाँ पे शॉर्ट रन के केस में आपको शॉर्टेज देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे शॉर्ट रन के केस में आपका सप्लाई का जो है रेंटेड फ्लैट का इट इज वर्टिकल, बिकॉज शॉर्ट रन के केस में आपका सप्लाई जो होता है वो फिक्स होता है। अब लॉन्ग रन के केस में क्या होता है, लॉन्ग रन के केस में आपका सप्लाई का जो होता है रेंटेड फ्लैट का वो डाउन स्लोप अपवर्ड स्लोपिंग होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और डिमांड का आपका एज यूजुअल आपका डाउन स्लोपिंग होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यहाँ पर सप्लाई है, यहाँ पर डिमांड है, यहाँ आपका एकदम रेंट आ गया, बट रेंट कंट्रोल है, गवर्नमेंट ने मैक्सिमम रेंट फिक्स कर दिया जो कि इससे कम पे तय किया गया है। सिंस यहाँ पे सप्लाई जा रहा है, डिमांड सप्लाई कम है, डिमांड जा रहा है, तो यहाँ भी आपका शॉर्टेज देखने को मिल रहा है
लॉन्ग रन के केस में भी। लेकिन यहाँ पे अब डिफरेंस क्या है शॉर्ट रन और लॉन्ग रन के केस में, वो यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा। जो शॉर्टेज जो है लॉन्ग केस में वो ज़्यादा है शॉर्ट रन के मुकाबले। शॉर्ट रन में जो शॉर्टेज था, अगर हम एक ही ग्राफ ड्रॉ करें, लेट्स से कि हमारा शॉर्ट रन का सप्लाई कब है, तो उस केस में शॉर्टेज था आपका इतना, लेकिन लॉन्ग रन केस में आपका सप्लाई कब ये है, इसको एस एल कर लेते हैं, इसको एस एस कर लेते हैं, तो उस केस में आपका शॉर्टेज है इतना। तो बेसिकली द शॉर्टेज जो है शॉर्ट लॉन्ग रन के अंदर वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू शॉर्ट रन। अब देखते हैं कि ये जो रेंट कंट्रोल जो है उसका इम्पैक्ट क्या, इफेक्ट क्या पड़ता है। पहला इम्पैक्ट इसका पड़ता है पुअर क्वालिटी ऑफ हाउसिंग। जब गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है रेंट कंट्रोल के रेंट के मामले में, और रेंट वो आपका मैक्सिमम रेंट जो लैंडलॉर्ड चार्ज कर सकता है वो इक्विलिब्रियम रेंट से नीचे सेट कर देती है, तो उस केस में लैंडलॉर्ड के पास कोई इंसेंटिव नहीं होता कि अपने वो घर की अपनी या अपने रेंटेड फ्लैट की वो क्वालिटी को मेंटेन करके रखे। इस वजह से लैंडलॉर्ड जो है वो मेंटेनेंस नहीं करते हैं जब रेंट कंट्रोल आपका मार्केट में देखा जाता है। अगला आपका है नॉन प्राइस राशनिंग ऑफ रेंटल यूनिट्स। जब आपका रेंट कंट्रोल देखने को मिलता है उस केस में शॉर्टेज देखने को मिलती है या एक्सेस डिमांड देखने को मिलता है रेंटेड फ्लैट का, उस केस में लैंडलॉर्ड क्या होता है वो नॉन प्राइस कंडीशंस लगा देता है। जैसे कि वो उन टेनर्स को मना कर देता है जो पेट रखते हैं अपने पास, स्ट्रिक्ट रूल्स लगा देता है गेस्ट के ऊपर, लेट पेमेंट्स वगैरह देखने को मिलती है। तो बेसिकली जब भी आपका रेंट कंट्रोल होता है, गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है रेंट के मार्केट में, रेंट फ्लैट के मार्केट में, उस केस में नॉन प्राइस राशनिंग ऑफ रेंटल यूनिट्स देखने को मिलता है। नॉन प्राइस राशनिंग का मतलब क्या हुआ, राशनिंग का मतलब यहाँ पे हुआ कि लिमिट फिक्स कर देना कि कितना आप पर कंज्यूमर कितना अमाउंट क्वांटिटी देंगे कम प्राइस पे। लेकिन यहाँ पे नॉन प्राइस राशनिंग का मतलब है कि वो प्राइस के संदर्भ में राशनिंग नहीं कर रहा, वो लिमिट लगा रहा है, प्राइस के कॉन्टेक्स्ट में नहीं लगा रहा, वो अदर प्राइस फैक्टर जो है उसको कंसिडर करके वो उस कॉन्टेक्स्ट में वो राशनिंग कर रहा है। फॉर एग्जांपल रिजेक्टिंग टीनेट्स विद पेट्स, वो ऐसे टीनेट्स को मना कर देता है जो पेट्स के साथ रहते हैं, तो यहाँ पे उसने इनको मार्केट से निकाल दिया। स्ट्रिक्ट रूल्स लगा देता है गेस्ट के ऊपर कि आपके गेस्ट आएंगे नहीं आएंगे, इस समय बाद आएंगे, इस समय से पहले नहीं आएंगे, वो रूल्स लगा देता है। तो वो भी यहाँ पे मुश्किलें खड़ी करता है टेनेंट्स के लिए जब आपका प्राइस सीलिंग देखने को मिलता है रेंटेड फ्लैट के केस में या फिर रेंट कंट्रोल के केस में। अगला है इनएफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन। रेंट कंट्रोल लगाने का मतलब ये है कि हाउसिंग को अफोर्डेबल बनाया जाए, जो बंदे को नीड है उनको कम दाम पे रेंटेड फ्लैट दिया जाए, लेकिन जो लोग सच में नीड में होते हैं उन्हें घर नहीं मिलता, इसी को बोलते हैं इनएफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन। और ये इस वजह से जो ओवरऑल जो बेनिफिट होता है इस पॉलिसी का वो कम हो जाता है। अगला है फॉल इन गवर्नमेंट रेवेन्यू। गवर्नमेंट जो है वो प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्ट करती है घरों से, और कितना रेंट आ रहा है, अगर रेंटेड फ्लैट है तो कितना रेंट जनरेट हो रहा है, उस रेंट पे भी उस रेंट पे टैक्स लगा के प्रॉपर्टी टैक्स किया जाता है, लिया जाता है। जब आपका रेंटेड अमाउंट ही कम हो जाएगा उस केस में आपका प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन भी वो कम हो जाएगा। अब हम देखेंगे डेटफर्ड लॉस अंडर द प्राइस सीलिंग। रेंट कंट्रोल केस में जो आपका प्राइम एग्जांपल है प्राइस सीलिंग का, उस केस में डेटफर्ड लॉस देखेंगे। आपको पता है लास्ट क्लास में देखा था कि इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर, इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर टोटल सरप्लस जो होता है वो मैक्सिमम होता है। टोटल सरप्लस इज सम ऑफ कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस। तो जब भी आप कोई भी ऐसी गतिविधि जो मार्केट में डिस्टॉर्शन लाए या कहे कि मार्केट में इक्विलिब्रियम पॉइंट से दूर जाके ऑपरेट करें, उस केस में टोटल सरप्लस में कमी देखने को मिलती है। जो टोटल सरप्लस लूज करते हैं उसको हम बोलते हैं डेडवेट लॉस। तो रेंट कंट्रोल के केस में पहले देखिए आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या है। इक्विलिब्रियम पॉइंट आपका हो गया ये इंटरसेक्शन पॉइंट डिमांड एंड सप्लाई। इस पॉइंट पे आपका प्राइस पी स्टार है, तो आपका इस पॉइंट पे कंज्यूमर सरप्लस क्या होगा, इट विल बी एरिया ए प्लस बी। कंज्यूमर सरप्लस नथिंग बट एरिया अबव द price line and below the demand curve at particular quantity. So at P star, Q star is quantity. At this quantity, the
area above the price line and below the demand curve is A plus B. So at price P star, that is equivalent price, consumer surplus is A plus B. At same price, that is equivalent price, the quantity is Q star. At this price and at this quantity, the producer surplus is area C plus D plus E. It is nothing but area below the price line and above the supply curve at particular quantity. So at price P star, the producer surplus is C plus D plus E. So the total surplus will be area A plus B plus C plus D plus E at price P star and quantity Q star. In the case of equivalent point, the total surplus will be maximum and it will be equal to area A, B, C, D and E. Now suppose कि गवर्नमेंट यहाँ पे प्राइस सीलिंग लगा दिया. प्राइस सीलिंग आपका इफेक्टिव है जब आपका प्राइस सीलिंग मैक्सिमम इकोनॉमिक प्राइस से नीचे सेट किया गया. लेट्स से प्राइस सीलिंग आपका यहाँ पे सेट कर दिया गया. इस प्राइस पे क्वांटिटी सप्लाइड है डेट इज QS और क्वांटिटी डिमांड है डेट इज QD. शॉर्टेज है क्योंकि QD आपका जा रहा है QS से एट प्राइस सीलिंग. यहाँ पे शॉर्टेज क्रिएट हो रहा है मार्केट के अंदर. और एट प्राइस सीलिंग कितनी क्वांटिटीज मार्केट में ट्रेड हो रही है? इट इज QS. जितनी सप्लाई होगी मार्केट में पर्टिकुलर पॉइंट को उतनी क्वांटिटी ट्रेड आउट होगी मार्केट पे. उससे ज़्यादा हो नहीं सकती चाहे डिमांड यहाँ पे जा रहा हो फिर भी, लेकिन जितनी सप्लाई आप उतनी आप सप्लाई यहाँ पे करेंगे. तो एट प्राइस सीलिंग द क्वांटिटी ट्रेडेड विल बी QS. सो एट इन द केस ऑफ प्राइस सीलिंग द प्रोड्यूसर सरप्लस, द कंज्यूमर सरप्लस विल बी एरिया A प्लस C. ध्यान दीजिएगा, एट प्राइस सीलिंग तो क्वांटिटी कितना ट्रेड किया जा रहा है मार्केट में, इट इज इक्वल टू QS. QS क्वांटिटी पे प्राइस सीलिंग कंज्यूमर सरप्लस क्या होगा? एरिया A प्लस C. कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है? एरिया अबव प्राइस लाइन एंड बिलो द डिमांड कर्व एट क्वांटिटी ट्रेडेड. तो एट प्राइस सीलिंग क्वांटिटी आपका QS ट्रेड हो रहा है. इस पे प्राइस आपका ये है और इसको एक्सटेंड करेंगे तो हमको एरिया क्या मिल रहा है? अंडर डिमांड कर्व अबव द प्राइस लाइन at quantity traded, that is A plus C. So area A plus C is the consumer surplus in the case of price ceiling. In the same way, the producer surplus will be area E only because at price ceiling quantity traded is QS and producer surplus is nothing but the area below the price line and above the supply curve at quantity traded. So at quantity traded QS, the price is P ceiling and the area below the price line and above the supply curve is E. So area E is producer surplus in the case of price ceiling. हमारे पास कंज्यूमर सरप्लस है A प्लस C, हमारे पास प्रोड्यूसर सरप्लस है E. हमारा टोटल सरप्लस क्या हुआ? इट इज A प्लस C प्लस E इन द केस ऑफ प्राइस सीलिंग. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जब मार्केट इक्विवेलेंट पॉइंट पे है, जब आपका प्राइस सीलिंग नहीं है मार्केट में, उस पॉइंट पर आपका टोटल सरप्लस कितना है? वो है A प्लस B प्लस C प्लस D. ये पूरा एरिया, ये एरिया आपका कंज्यूमर सरप्लस हो गया और ये एरिया आपका प्रोड्यूसर सरप्लस हो गया जब मार्केट में प्राइस सीलिंग नहीं है. और जब प्राइस सीलिंग आ गया तो आपका टोटल सरप्लस कितना है? वो है A प्लस C प्लस E. A प्लस C प्लस E. तो आपका नुकसान कितने का हुआ? B का हुआ नुकसान और D का नुकसान हुआ. तो B प्लस D यहाँ पे आप लूज कर रहे हैं जब मार्केट में प्राइस सीलिंग लाया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा. तो टोटल डेट वर्ड लॉस किस केस में क्या हो गया? प्राइस सीलिंग केस में इट इज नथिंग बट एरिया B प्लस D. तो इस तरह आपका रेंट कंट्रोल या प्राइस सीलिंग के केस में डेट लॉस देखने को मिलता है, जो आपका रिडक्शन है टोटल सरप्लस का जब मार्केट आपका इक्विवेलेंट पॉइंट पर ऑपरेट नहीं करता. और एक ग्राफिकली इसका ट्रिक होता है डेट लॉस निकालने का. इट इज नथिंग बट द एरिया बिटवीन द क्वांटिटी ट्रेडेड एंड इक्विवेलेंट क्वांटिटी अंडर द डिमांड एंड सप्लाई कर्व. डिमांड एंड सप्लाई कर्व के बीच में जो एरिया बन रहा है, दो क्वांटिटी आपको लेनी है. एक तो वो क्वांटिटी जो इक्विवेलेंट क्वांटिटी है, एक वो क्वांटिटी जो आपका ट्रेड हो रहा है. इस केस में QS ट्रेड हो रहा है, इक्विवेलेंट क्वांटिटी आपकी Q है. तो इन दोनों क्वांटिटी के बीच में जो एरिया आपका बन रहा है डिमांड सप्लाई के केस में कर्व के अंदर, वो आपका डेट लॉस कहलाता है. आपका शॉर्ट ट्रिक है ये डेट लॉस आपको ग्राफिकली निकालने का. क्या है? कितना इक्विवेलेंट क्वांटिटी है और कितना आपका क्वांटिटी आप ट्रेड कर रहे हैं आफ्टर डिस्टॉर्शन. उन दोनों क्वांटिटी के बीच में आपको एरिया फाइंड करना है डिमांड सप्लाई कर्व के अंडर. जो एरिया आपका आएगा वो डेट लॉस यहाँ पे होगा. तो ये था आपका केस आपका रेंट कंट्रोल का और हम कह सकते हैं प्राइस सीलिंग का. नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं प्राइस फ्लोरिंग या प्राइस फ्लोर. प्राइस सीलिंग क्या था? प्राइस सीलिंग था आपका मैक्सिमम लीगल प्राइस गवर्नमेंट सेट करती है. वह दूसरा आपका प्राइस फ्लोर क्या होता है? प्राइस फ्लोर आपका है मिनिमम लीगल प्राइस.
It is a legal minimum price which a government set for a good or services. इसका मकसद क्या होता है लगाने का? टू इंश्योर प्रोड्यूसर रिसीव अ मिनिमम इनकम। इसके दो प्राइम एग्जांपल है। पहला आपका मिनिमम वेज लॉ, दूसरा आपका मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी। तो प्राइस सीलिंग इज अ लीगल मिनिमम प्राइस फॉर अ गुड और सर्विस दैट इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट। इट इंश्योर्स कि प्रोड्यूसर को कम से कम इतनी इनकम तो जनरेट हो। अब जैसे कि हमने पढ़ा था प्राइस सीलिंग में आपका बाइंडिंग और नॉन बाइंडिंग प्राइस सीलिंग होता है, उसी प्रकार यहाँ पे प्राइस फ्लोरिंग में भी आपका बाइंडिंग और नॉन बाइंडिंग होता है। प्राइस फ्लोरिंग, बाइंडिंग और इफेक्टिव तब होता है जब ये आपका इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर सेट किया जाए। ये आपका इक्विलिब्रियम प्राइस आ गया किसी भी गुड्स और सर्विसेज का, इसे ऊपर सेट किया जाए प्राइस फ्लोर, तो आपका यहाँ पे ये बाइंडिंग होता है। बाइंडिंग प्राइस फ्लोर मार्केट में एक्सेस सप्लाई या शॉर्टेज और डिमांड क्रिएट करता है। यहाँ पे देख सकते हैं इस ग्राफ पे, पी आपका इक्विलिब्रियम प्राइस है, एक्स आपका इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। प्राइस फ्लोर दैट इज मिनिमम प्राइस सेट लगा दिया गया आपका मार्केट में जो इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर सेट किया गया पी पर। इस पे आपका मिनिमम प्राइस दे रहा, इस प्राइस पे सप्लाई है x1 की और डिमांड है x1 की, सप्लाई है x2 की, x2 जा रहा है x1 से, इट मीन्स यहाँ पे एक्सेस सप्लाई हो रही है और शॉर्टेज ऑफ डिमांड है। डिमांड सप्लाई ज़्यादा है या बोल सकते हैं यहाँ पे डिमांड कम है, तो एक्सेस सप्लाई है या शॉर्टेज ऑफ डिमांड देखने को मिलती है आपके बाइंडिंग प्राइस सीलिंग के केस में। तो आपका प्राइस बाइंडिंग प्राइस फ्लोरिंग के केस में आपका प्राइस फ्लोरिंग बाइंडिंग कब होगा? जब ये इक्विलिब्रियम प्राइस को ऊपर सेट किया जाएगा। उसी प्रकार बाइंडिंग प्राइस फ्लोर आपका नॉन बाइंडिंग इनफेक्टिव कब होगा? ये तब होगा जब आपका प्राइस फ्लोर इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे सेट किया जाएगा, तब आपका नॉन बाइंडिंग का इनफेक्टिव होगा। क्यों होगा? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब भी आपका मिनिमम प्राइस, लीगल मिनिमम प्राइस आपका इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे सेट कर दिया जाता है, उस केस में आपको क्या देखने मिलता है मार्केट में? उस केस में आपको शॉर्टेज देखने को मिलती है डिमांड की या एक्सेस सप्लाई देखने को। जब भी आपका प्राइस फ्लोरिंग इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे सेट कर जाता है, उस केस में आपको मार्केट के अंदर एक्सेस डिमांड या शॉर्टेज ऑफ सप्लाई देखने को मिलती है। जब भी आपका डिमांड ज़्यादा है सप्लाई से और आपने कहा मार्केट में कि आप इससे कम प्राइस आप सेट नहीं कर सकते, अब P1 से कम प्राइस सेट नहीं कर सकते, आपका डिमांड ज़्यादा है सप्लाई से, अब आपने इक्विलिब्रियम पॉइंट से नीचे सेट किया है उसको, तो इस केस में क्या हो रहा है? प्रोड्यूसर जो होगा वो इससे कम तो प्राइस वो चार्ज नहीं कर सकता, इतना मिनिमम उसको चार्ज करना है, इससे वो कम चार्ज नहीं कर सकता, तो अपने प्राइस बढ़ा देगा, क्योंकि इस प्राइस पे उसकी डिमांड ज़्यादा है, गुड्स की सप्लाई कम है। प्राइस बढ़ाएगा, डिमांड घटेगी, सप्लाई बढ़ेगी, तो क्या होगा? शॉर्टेज आपका जो होगा वो कम हो जाएगा। कम होता आएगा, ये इमेजिनरी तब तक चलता रहेगा जब तक आप इस पॉइंट पे ना आ जाए, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे ना आ जाए। तो बेसिकली मिनिमम प्राइस आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट से नीचे सेट किया गया था, उस केस में आपका एक्सेस डिमांड था। सिंस ये आपका मिनिमम प्राइस है, आप इससे प्राइस कम चार्ज नहीं सकते, तो आप इससे प्राइस, लेकिन आप इससे ज़्यादा प्राइस चार्ज कर सकते हैं। तो प्राइस इस केस में बढ़ता रहेगा, जैसे प्राइस बढ़ेगा आपका सप्लाई बढ़ेगी, लेकिन डिमांड उसका कम होता रहेगा, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक आप इक्विलिब्रियम पॉइंट अचीव ना कर ले। सो नॉन बाइंडिंग आपका प्राइस फ्लोर कब होगा? जब भी आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट से नीचे सेट किया जाएगा। और ये नॉन बाइंडिंग क्यों होगा? क्योंकि जब भी आपका प्राइस, मिनिमम प्राइस इक्विलिब्रियम पॉइंट से नीचे सेट किया जाएगा, उस केस में आपका मार्केट फोर्सेस जो है वो प्राइस बढ़ाएंगे इकोनॉमिक मार्केट के अंदर, जिससे सप्लाई बढ़ेगी, डिमांड घटेगी और शॉर्टेज कम होगा और इवेंचुअली मार्केट आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ जाएगा। तो इस केस में आपका जो मोटिव है मिनिमम प्राइस सेट करने का, वो यहाँ पे अचीव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मार्केट फोर्सेस आपको दोबारा इक्विलिब्रियम पॉइंट पे लेके आके छोड़ देती है। तो आपका प्राइस फ्लोरिंग नॉन बाइंडिंग इनफेक्टिव कब है? जब आपका इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे सेट किया जाए। प्राइस फ्लोरिंग के दो प्राइम एग्जांपल है, पहला का मिनिमम वेज, दूसरा का मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम वेज, गवर्नमेंट मिनिमम वेज सेट करती है वर्कर्स के लिए कि वर्कर्स को कम से कम इतना वेज मिलना चाहिए, जो इफेक्टिव तब होगा जब ये आपका इक्विलिब्रियम वेज से ऊपर सेट किया जाए। लेट्स सपोज कि आपका एट पॉइंट ई, दैट इज इंटरसेक्शन पॉइंट एंड डिमांड ऑफ लेबर, सप्लाई ऑफ लेबर, इक्विलिब्रियम वेज इज W, इक्विलिब्रियम लेबर इज L। गवर्नमेंट मिनिमम वेज लगा दिया, मिनिमम वेज लगाया, इट मीन्स ये इफेक्टिव तब होगा जब इक्विलिब्रियम वेज जैसे ऊपर सेट किया जाए। गवर्नमेंट ने इस पॉइंट पे सेट किया W1 पे, जो हायर है W से, इस पॉइंट पे आपका
लेबर डिमांड कितनी है वो L1 है, लेबर सप्लाई कितनी है L2 है। तो एट मिनिमम वेज जो इकोनॉमिक वेज से ऊपर सेट किया जा रहा है, सप्लाई ज़्यादा लेबर की, डिमांड कम है, ये आपका इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहा है। यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या हुआ, कितने लोग काम करना चाहते हैं एट पर्टिकुलर वेज पे और कितने लोगों को उनमें से काम मिल रहा है। जितने लोगों को काम नहीं मिल रहा है वो अनएम्प्लॉयड कराएंगे उस पर्टिकुलर वेज के ऊपर। तो एट वेज W1 L2 लोग काम करना चाहते हैं लेकिन डिमांड कितनी लेबर की खाली L1 है, तो जितने लोगों को काम नहीं मिल पा रहा है एट W1 पे वो अनएम्प्लॉयड रहेंगे, इसको हम बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट गैप। अगला आपका है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये दूसरा एग्जांपल आपका है प्राइस फ्लोरिंग का। इस केस में क्या होता है, गवर्नमेंट मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करती है क्रॉप्स के लिए जो फार्मर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, फार्मर जो गुड्स क्रॉप्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके लिए गवर्नमेंट तय करती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो आपका इफेक्टिव तब होगा जब वो मार्केट इकोनॉमिक प्राइस से ऊपर सेट किया जाएगा। लेट्स से वीट का हम केस लेके चलते हैं। वीट की डिमांड ये रही, सप्लाई ये रही, इस पॉइंट ई पे आपका इकोनॉमिक पॉइंट पे पी है, प्राइस एक्स आपका क्वांटिटी है। गवर्नमेंट मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय कर दिया है वीट के लिए। तो इस पॉइंट पे P1 पॉइंट पे जो गवर्नमेंट सेट किया है मिनिमम सपोर्ट प्राइस वीट के लिए, उस पॉइंट पे सप्लाई कितनी है X2 सप्लाई हो रही है वीट की, डिमांड कितनी है X1 सप्लाई डिमांड हो रहा है वीट का। सिंस सप्लाई ज़्यादा यहाँ पे ज़्यादा है डिमांड से, एट मिनिमम प्राइस सपोर्ट प्राइस दैट इज P1, तो इस केस में आपको सरप्लस देखने को मिल रहा है वीट का एट मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो प्राइस फ्लोर जो आपका इफेक्टिव होता है, जो आपका इकोनॉमिक प्राइस से ऊपर सेट किया जाता है, उस केस में आपको मार्केट में सरप्लस वाली सिचुएशन देखने को मिलती है। तो जब भी आपका मिनिमम सपोर्ट प्राइस मार्केट प्राइस से ज़्यादा होता है, फार्मर्स को बेनिफिट होता है। क्योंकि उनको ज़्यादा प्राइस मिल रहा है मार्केट से, सरप्लस क्रिएट होता है मार्केट के अंदर। क्यों? क्योंकि आप इस पॉइंट पे हायर प्राइस पे सप्लाई जा रहा है, डिमांड कर रहा है। और क्या होता है कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस आप गवर्नमेंट तय किया, उस पॉइंट पे मार्केट में डिमांड कम है बट लेकिन सप्लाई जा रहा है, तो जो सरप्लस क्रिएट हुआ मार्केट के अंदर, इतना क्वांटिटी जो है जो सरप्लस हो रहा है उतना क्वांटिटी गवर्नमेंट बाय कर लेती है फार्मर से एट मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो इस गवर्नमेंट जो है सरप्लस बाय करती है एट मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम वेज के केस में आपने देखा कि आपका अनएम्प्लॉयमेंट गैप क्रिएट हो रहा था जब आप मिनिमम वेज सेट किया गया इकोनॉमिक वेज से ऊपर। और मिनिमम सपोर्ट प्राइस के केस में देख सकते हैं कि यहाँ पे गवर्नमेंट जो है सरप्लस बाय कर रही है एट मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो क्रिएट हो रहा है जब मार्केट में प्राइस इकोनॉमिक प्राइस से ज़्यादा सेट कर दिया जा रहा है। अब हम देखते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस का इफेक्ट क्या पड़ रहा है। अब आप हमने लास्ट स्लाइड में हमने देखा भी था, फार्मर्स को बेनिफिट हो रहा है क्योंकि उनको हायर प्राइस मिल रहा है एज कम्पेयर टू मार्केट प्राइस। दो भी सरप्लस क्रिएट हो रहा है मार्केट के अंदर एट मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं इतना सरप्लस क्रिएट हुआ, ये सारा परचेस कर रही है गवर्नमेंट, परचेस कर रही है एट मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे। कंज्यूमर को क्या लॉस हो रहा है, कंज्यूमर अब हायर प्राइस पे कर रहा है, मार्केट से ज़्यादा प्राइस पे कर रहा है पहले मुकाबले। गवर्नमेंट पर बर्डन पड़ रहा है क्योंकि गवर्नमेंट को पैसा स्पेंड करना पड़ेगा जो सरप्लस क्रिएट हुआ मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे, उसको खरीद के स्टोर करने के लिए। स्टोरेज एंड वेस्ट इशू यहाँ पे देखने को मिलता है। गवर्नमेंट हायर प्राइस पे MSP प्राइस पे बाय कर लेती है एक्स्ट्रा सरप्लस अमाउंट और उसको उनको रखना पड़ता है स्टोरेज में। कभी कभी जो अनाज है वो ख़राब हो जाता है लंबे समय तक स्टोर में रखने से, तो वो भी समस्या यहाँ पे देखने को मिलती है। और प्रोडक्शन को ये इंक्रीज करता है। जब भी प्राइस आपका हायर मार्केट प्राइस से ज़्यादा सेट कर दिया गया किसी पर्टिकुलर क्रॉप के लिए, तो उस क्रॉप में हायर प्रोडक्शन देखने को मिलता है। क्यों? कि फार्मर्स को लगता है कि पर्टिकुलर क्रॉप में गवर्नमेंट ज़्यादा प्राइस पे कर रही है मार्केट प्राइस से, तो हम वही क्रॉप प्रोड्यूस करेंगे और उसकी वजह से उस क्रॉप का ओवर प्रोडक्शन देखने को मिलता है और इसे इनएफिशिएंसी मार्केट में देखने को मिलती है। तो ये आपका था इफेक्ट्स ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब हम देखते हैं डेट लॉस इन प्रेजेंस ऑफ प्राइस फ्लोर। प्राइस फ्लोर के केस में डेट लॉस कितना होता है, कैसे होता है? वही जैसे पहले आपको बताया, टोटल सरप्लस अगर मैक्सिमम होता है इकोनॉमिक पॉइंट पे, ये आपका इकोनॉमिक पॉइंट है, इस पॉइंट पे टोटल सरप्लस मैक्सिमम है जो कि समेशन है कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस का। एट इकोनॉमिक पॉइंट प्राइस इज P स्टार, क्वांटिटी ट्रेडेड इज Q स्टार। तो at this price and quantity the demand the consumer surplus will be area A plus C. Consumer surplus is nothing but area above the price line and below the demand curve at quantity traded. At P star, Q star is the quantity which is traded in the market. At this quantity, the price is P star, the price line is this, and the area above the price line and below the demand curve at Q star quantity is A plus B plus C. So a consumer surplus in the case of market equilibrium is in this case is area A plus B plus C.
At same quantity and price, the producer surplus is area D plus E, because the producer surplus is nothing but it is an area below the price line and above the supply curve at the quantity traded. So the area D plus E is a producer surplus in the case of equivalent point, equivalent market equivalent point. So the total surplus will be area A plus C plus D plus E plus area A, B, C, A plus B plus C plus D plus E is total surplus in the case of market equivalent point. That is this whole area. This area is consumer surplus. This area producer surplus in the case of market equivalent point, and the summation of all these two is total surplus. So the area A plus B plus C plus D plus E is produce total surplus in this case, and it is a maximum total surplus because at equivalent point, that intersection demand and supply curve, the market's equivalent point, the total surplus is maximum. So it is a maximum total surplus. नाउ अज्यूम कि गवर्नमेंट ने प्राइस फ्लोर लगा दिया. प्राइस फ्लोर आपका बाइंडिंग होगा जब आपका इक्विवेलेंट पॉइंट से ऊपर सेट किया जाएगा. लेट्स से कि प्राइस फ्लोर आपका यहाँ पे लगा दिया गया. इस पॉइंट पे प्राइस फ्लोर लगा दिया गया. इस पॉइंट पे क्वांटिटी डिमांड आपका कम है क्वांटिटी सप्लाई से, तो बेसिकली यहाँ पे सरप्लस देखने को मिल रहा है. अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको तय करना है कि इसमें आप इस पॉइंट पे कितनी क्वांटिटी ट्रेड हो रही है. सिंस क्वांटिटी सप्लाई आपका जा रहा है क्वांटिटी डिमांडेड से, तो जितना डिमांड है इस पॉइंट पे अब उतनी सेल होगी, उतनी क्वांटिटी ट्रेड होगी मार्केट में, चाहे सप्लाई जितनी मर्जी हो. तो इस केस में क्वांटिटी कितनी ट्रेड हो रही है मार्केट के अंदर, हो रही है क्यूडी. क्यूडी इज अ क्वांटिटी दैट इज ट्रेडेड इन द मार्केट एट प्राइस फ्लोर इन दिस केस. तो आपने कितनी क्वांटिटी ट्रेड हुई मार्केट, आप वो निकाल लिया, आपका प्राइस फ्लोर गिवन है, आप आसानी से कंज्यूमर सरप्लस निकाल सकते हैं. क्वांटिटी ट्रेडेड मार्केट क्यूडी, इसका कॉरस्पॉन्डिंग प्राइस क्या है, वो है प्राइस लाइन आपका ये रहा. कंज्यूमर सरप्लस क्या होगा, एरिया बिलो द डिमांड कर्व अबव दिस प्राइस लाइन एट क्वांटिटी ट्रेडेड. क्यूडी क्वांटिटी ट्रेडेड है, एरिया अबव द प्राइस लाइन, इस प्राइस लाइन के ऊपर और डिमांड कर्व के नीचे जो एरिया आ रहा है वो आ रहा है ए. तो कंज्यूमर सरप्लस इन द केस ऑफ प्राइस फ्लोर इन दिस केस इज ए. क्वांटिटी आपका ट्रेडेड क्यूडी है, प्राइस लाइन का प्राइस लाइन आपका है, पी फ्लोर लाइन आपका प्राइस लाइन है. इस केस में प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होगा, इट इज अ एरिया बिलो द प्राइस लाइन अबव द सप्लाई कर्व एट द क्वांटिटी ट्रेडेड. ये इतनी क्वांटिटी ट्रेड की गई मार्केट में क्यूडी. इस क्वांटिटी कॉरस्पॉन्डिंग प्राइस लाइन के नीचे और सप्लाई कर्व के ऊपर एरिया क्या बन रहा है, वो बन रहा है बी और डी. तो बी प्लस डी आपका हो गया प्रोड्यूसर सरप्लस इन दिस केस ऑफ प्राइस फ्लोर. तो टोटल सरप्लस क्या हो गया, एरिया ए प्लस बी प्लस डी. टोटल सरप्लस आपका हो गया ए प्लस बी प्लस डी. मार्केट के केस में आपका टोटल सरप्लस था ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई. प्राइस फ्लोर केस में आपका टोटल सरप्लस है दैट इज एरिया ए प्लस बी प्लस डी. तो टोटल कितना आपको लॉस देखने को मिल रहा है जब आपका प्राइस फ्लोर लगा दिया गया मार्केट के अंदर टोटल सरप्लस में, वो आपको है सी प्लस ई. तो सी और ई का आपको यहाँ पे लॉस देखने को मिल रहा है टोटल सरप्लस में जब मार्केट में प्राइस फ्लोर लगा दिया गया. तो यहाँ पे डेटल लॉस क्या हुआ, इट इज नथिंग बट एरिया सी प्लस ई. जो डिडक्शन हुआ टोटल सरप्लस के केस, टोटल सरप्लस में प्राइस फ्लोर लगाने से, इट इज डेटल लॉस इन दिस केस. तो सी प्लस ई आपका डेटल लॉस हुआ. तो जो आपको ट्रिक पता ही है डेटल लॉस ग्राफिकली निकालने की, उस पर भी एक बार आजमा लेते हैं. ये आपका डिमांड है, ये आपका सप्लाई है, ये आपका इक्विवेलेंट प्राइस है पी स्टार क्यू स्टार, ये आपका प्राइस फ्लोर है. प्राइस फ्लोर जो इक्विवेलेंट प्राइस ऊपर सेट किया गया, इतनी आपकी क्वांटिटी डिमांडेड है, इतनी आपकी क्वांटिटी सप्लाइड है प्राइस फ्लोर पे. ये आपका सप्लाई है, ये आपका डिमांड है. तो कितनी क्वांटिटी ट्रेड हो रही है मार्केट में एट प्राइस फ्लोर, वो है क्यूडी. सप्लाई चाहे लेट्स से यहाँ पे 10 है, ये आपका 5 है. सप्लाई चाहे यहाँ पे 10 यूनिट्स की हो, लेकिन डिमांड अभी सिर्फ 5 यूनिट की हो रही है प्राइस फ्लोर पे. तो यहाँ पे कितनी ट्रेड होगी क्वांटिटी एट प्राइस फ्लोर, वो 5 होगी. इट इज नथिंग बट क्वांटिटी डिमांडेड. तो क्वांटिटी डिमांडेड आपका क्वांटिटी ट्रेडेड है प्राइस फ्लोर के केस में. तो आपका ट्रिक क्या था कि कितनी क्वांटिटी ट्रेड हुई, दैट इज क्यूडी. अब कितना आपका किलो क्वांटिटी था, दैट इज क्यू स्टार. इन दोनों के बीच में जो एरिया आ रहा है, दोनों क्वांटिटी के बीच में एरिया आ रहा है डिमांड सप्लाई के केस के अंदर, वो एरिया आपका क्या हो जाएगा, डेड लॉस हो जाएगा. सो ये एरिया आपका क्या हो गया, डेड लॉस. ग्राफिकली भी देखा जाए जो ट्रिक है, इतनी क्वांटिटी ट्रेड की गई, इतना आपका क्वांटिटी इक्विवेलेंट क्वांटिटी था. इस दोनों क्वांटिटी के बीच में जो एरिया डिमांड सप्लाई के अंडर आ रहा है, वो आपका हो गया डेड बेस्ट लॉस. यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपकी इतनी क्वांटिटी ट्रेडेड है, ये आपका क्वांटिटी इक्विवेलेंट क्वांटिटी है. इन दोनों क्वांटिटी के बीच में जो एरिया डिमांड सप्लाई कर्व के अंडर आ रहा है, दैट इज डेड बेस्ट लॉस. तो ये था आपका डेड लॉस इन द प्रेजेंस ऑफ प्राइस फ्लोर के केस में. तो दोस्तों आज का लेक्चर यहीं तक था. अभी तक इस लेक्चर से या इस टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को नहीं मिले हैं, बट यू नेवर नो कि कब इस टॉपिक से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाए. इंटरेस्टिंग टॉपिक था. अगर एग्जाम में क्वेश्चन इससे नहीं भी आ रहा, लेकिन फिर भी
टॉपिक इंपॉर्टेंट था अदर एग्जाम के लिए, आपके इकोनॉमिक्स नॉलेज को बढ़ाने के लिए, इसलिए इस टॉपिक को हमने इंक्लूड किया। ऑल्दो इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन अभी तक देखने को नहीं मिले। तो चलिए दोस्तों, आज का लेक्चर पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर से कंटिन्यूशन में हम करेंगे, जिसमें हम इनडायरेक्ट इंटरवेंशन जो है, गवर्नमेंट जो इनडायरेक्टली इंटरफेयर करती है मार्केट में टैक्स एंड सब्सिडी के रूप में, हम उसको भी एक बार देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के माध्यम से। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।